सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों, परम श्रद्धेय, परम आदर योग्य अभिभावक गण महोदय और बाल साधना विद्यालय परिवार से एक मार्गदर्शक, स्नेहशील और श्रेष्ठ आचरण के रूप से जुड़े हुए जितने भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी बंधु लोग हैं, उनका मैं संस्था प्रधान की ओर से और परम पूज्य निर्देशक महोदय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मेरी विद्यालय परिवार की टीम की ओर से आप सभी की सकुशलता की कामना करता हूँ और आपके परिवार की समृद्धि के लिए परमपिता परमेश्वर से दुआएं करता हूँ। प्रिय बच्चों, आप इस संस्था परिवार की धरोहर हैं। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अध्याय नंबर 7 है और पार्ट नंबर 2 है। टॉपिक का नाम विधान परिषद की प्रमुख शक्तियां हैं कि विधान परिषद में क्या क्या शक्तियां आपके पास मौजूद हैं, उन विधान परिषद की शक्तियां हैं। लेकिन मैं दोनों आपको साथ साथ पढ़ाऊंगा, विधान सभा और विधान परिषद। तो एक कॉलम हम बनाएंगे वो विधान सभा का बनाएंगे और एक कॉलम हम जो बनाएंगे वो विधान परिषद का बनाएंगे, जिनमें द्विवीय सदन है। जहाँ 2 सदन है वहाँ तो इनकी शक्तियाँ यथावत चलेंगी, जहाँ 2 सदन नहीं है वहाँ अकेली विधानसभा इन शक्तियों का क्या करेगी, निर्वहन करेगी। तो पहली शक्ति है कि दोनों के रूप में आपको पढ़नी है विधायी शक्तियाँ। पहले नंबर पर आप क्या पढ़ोगे, विधायी शक्तियाँ। पहला देखिए, 2 सदन होने पर किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कोई भी विधेयक जब प्रस्तुत होता है तो वो विधेयक अगर एक ही सदन है विधानसभा तो वो विधानसभा में प्रस्तुत होगा। अगर वहाँ 2 सदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, अगर ये दोनों सदन है जहाँ विधानसभा और विधान परिषद, तो वहाँ पर विधेयक विधानसभा में भी रखा जा सकता है और विधान परिषद में भी रखा जा सकता है। दोनों में से भी वो किसी सदन में वो बात रखी जा सकती है। एक बात। दूसरी बात, गतिरोध होने पर विधानसभा संशोधन स्वीकार कर सकती है, चाहे तो मूल रूप वाला विधेयक पारित कर विधान परिषद में भेज सकती है। अगर गतिरोध होता है तो पहले कहाँ प्रस्तुत होगा, विधानसभा में, और विधानसभा उसको पारित करके विधान परिषद में भेजती है। कहाँ भेजती है, विधान परिषद में भेजती है। विधानसभा विधायी शक्तियाँ विधेयक पारित करती है और पारित करने के बाद कहाँ भेज देती है, विधान परिषद के अंतर्गत उन विधेयकों को भेज सकती है, वहां पर उसको भेजा जा सकता है। लेकिन एक नोटेड बिंदु है कि जैसे हमने पढ़ा था कि लोकसभा और राज्यसभा का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और वो संयुक्त अधिवेशन 108 के अनुच्छेद में बुलाता है और फिर दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन प्रिय बच्चों, मेरे अजीज हृदय कणिकाओं के रूप में विराजमान मेरी बेटियों और बेटों, एक बात याद रखने योग्य है कि विधानसभा और विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। यानी कि यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। इस बात को यहाँ पर याद रखना। अब विधान परिषद के पास क्या शक्ति है, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ विधानसभा से पारित विधेयक के ऊपर उसको अस्वीकृत भी कर सकती है। साधारण विधेयक है उसको अस्वीकृत कर सकती है, विचार किए 3 माह तक रख सकती है। वहाँ लोकसभा में 6 माह तक रख सकती है, यहाँ उसको विचार के लिए 3 माह तक रखा जा सकता है। कुछ संशोधन करके विधानसभा में भेज सकती है, कुछ संशोधन करके विधानसभा में भेज सकती है। फिर धन विधेयक विधान परिषद में भेज सकती है, धन विधेयक के बारे में स्वीकृत कर सकती है, अस्वीकृत कर सकती है, और धन विधेयक को जो यानी ये अधिकतम 1 माह तक के लिए रख सकती है। तो यहाँ 2 बातें हैं कि संविधान में जो विधानसभा में जो विधेयक होंगे वो विधान परिषद में जाएंगे, वो उनमें अस्वीकृत कर सकती है, स्वीकृत कर सकती है, उसको 3 माह तक के लिए रख सकती है। विशेष संशोधन है तो उसको 1 माह तक की रोक सकती है, उसके बाद उसको भेजना पड़ेगा। ये दोनों के पास होगी, वो तो विधेयक संबंधी होगी। अब एक शक्ति है दोनों के पास और उस शक्ति का नाम है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।
और उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जाता है। यानी मंत्रिपरिषद जो होती है, अब लोकसभा में तो मंत्रिपरिषद होती है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और मंत्रिपरिषद यहाँ राज्यों में किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उसका जो अविश्वास प्रस्ताव होगा वह विश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में आएगा, यानी विधान परिषद में उसको नहीं लाया जाएगा या विधान परिषद के अंतर्गत उसको नहीं भेजा जाएगा। दो बातें आपकी तय होगी। पहली बात, पहले नंबर पर विधेयक यहाँ प्रस्तुत हो चाहे यहाँ हो, विधेयक ये पारित करके इसके पास भेजती है या इसके पास भेजती है, संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक को 3 माह तक, विशिष्ट को 1 माह तक रखा जा सकता है, और विधेयक को स्वीकृत अस्वीकृत को संशोधन करके भेज सकती है। कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और अविश्वास प्रस्ताव होगा वो विधानसभा में आएगा, विधान परिषद में वो नहीं आएगा। ये उसकी कार्यपालिका संबंधी क्या है? शक्तियां। तीसरे नंबर पर है वित्तीय शक्तियां। तीसरे नंबर पर क्या शक्ति है? वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक बजट केवल विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक बजट केवल विधानसभा में रखा जाता है, केवल विधान सभा में रखा जाता है। धन विधेयक बजट केवल विधानसभा में रखा जाता है। विधान परिषद केवल 14 दिन विचार विमर्श रखती है, पश्चात दोनों सदनों में पारित समझा जाएगा। अब यहाँ देखिए, वही राज्यसभा वाली सी बात होगी। धन विधेयक वहाँ लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लोकसभा अध्यक्ष ने तय किया, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष ने तय किया और विधानसभा में रखा गया। उसको पारित करके किसके पास भेज दिया? विधान परिषद के पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया? विधान परिषद। अब विधान परिषद इस विधेयक को कितने दिन रख सकती है? 14 दिन रखती है। 14 दिन के बाद उसे किसके पास लौटाना पड़ेगा? विधान परिषद को 14 दिन के बाद विधानसभा के पास लौटाना पड़ेगा। अगर विधानसभा में वो पारित हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसे अस्वीकार ही समझा जाएगा। फिर है विशिष्ट शक्तियां। विशिष्ट शक्तियां, विशिष्ट शक्ति क्या है? देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष ही धन विधेयक का निर्धारक होता है। विधान सभा का अध्यक्ष धन विधेयक का निर्धारक होता है। विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक का क्या होता है? निर्धारक होता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रसभा और राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी देखो कितनी गजब गजब चीजें हैं। विधानसभा का, ध्यान से सुनना, बड़ी चीजें बता रहा हूं बेटे। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा व लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति, सॉरी माफ करना, सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य के पास ये विशेष शक्ति नहीं है, वो इसमें भाग नहीं लेते। परिषद का अस्तित्व विधानसभा पर निर्भर करता है, क्योंकि विधानसभा की सिफारिश के बाद संसद विधानसभा को समाप्त कर सकती है। तो परिषद का जो अस्तित्व है वो विधानसभा पर निर्भर करता है, क्योंकि विधानसभा की सिफारिश के बाद संसद विधानसभा को क्या करती है? समाप्त करती है। इसलिए अस्तित्व भी उस पर। धन विधेयक का निर्णय विधानसभा में होगा। विधानसभा में निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे और उनके पास अधिकार नहीं है। और विधानसभा का जो परिषद का अस्तित्व है वो भी किसके ऊपर निर्भर करता है? विधानसभा के अस्तित्व पर निर्भर करता है, क्योंकि वो संसद से उसको बर्खास्त भी करवा सकती है। ये बातें जो है वो उसके लिए जो उनकी शक्तियों के रूप में उनके पास आती है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया, यदि कोई विधेयक विधानसभा पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए तो ये परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जैसे विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते हो, तो यानी विधेयक रखे गए 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है। यानी उसको इस तरीके से वहां पर भेजा जा सकता है या उनके पास ये आते हैं। तो ये तो हमारी विधान परिषद, उनकी शक्तियां। एक बार बच्चों में थोड़ा सा
जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा टिपिकल है, इसलिए मैं आपको एक बार पुनः सभी बच्चों को समझाना चाहूँगा। पाठ बड़ा नहीं है, केवल 2 पार्ट और बनेंगे। यहाँ एक विधानसभा, ये विधान परिषद है। साधारण विधेयक यहाँ प्रस्तुत होगा, पारित होकर यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। यहाँ पर उसको ये अस्वीकृत भी कर सकती है, स्वीकृत कर सकती है, 3 माह तक रख सकती है, या उसमें कुछ संशोधन कर सकती है, अगर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जाएगा, और विधान परिषद में वो अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं है। वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक, बजट केवल विधानसभा के समकक्ष रखे जाएंगे, लेकिन विधान परिषद के पास ये कितने दिन के लिए भेजे जाएंगे? 14 दिन के लिए इनको भेजा जाएगा, और 14 दिन के बाद नहीं भेजा जाए तो स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। विशेष शक्ति में विधानसभा के अध्यक्ष ही धन विधेयक का निर्धारण करेंगे। विधानसभा के सदस्य राज्यसभा और लोक उसके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, और विशिष्ट शक्ति के अंतर्गत यह है कि जो विधान परिषद का जो अस्तित्व है वो विधानसभा पर निर्भर करता है, क्योंकि विधानसभा की सिफारिश के बाद संसद विधानसभा को क्या करती है? समाप्त कर सकती है। इसलिए कहा जाता है परिषद का अस्तित्व विधानसभा पर निर्भर है, क्योंकि विधानसभा की सिफारिश के बाद संसद विधानसभा को क्या करती है? भंग करती है। इसलिए वो उसके लिए क्या है? कारगर बिंदु के रूप में लागू होती है। ये बात आपको वहां पर क्या है? लिखनी है। राज्य भारतवर्ष के जो राज्य हैं उनमें जहां विधान परिषद है तो उनकी सदस्य संख्या एक तिहाई होगी, जिसके बारे में हम कल डिटेल से यहाँ पर चर्चाएं कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर आता है राज्य कार्यपालिका, और राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत जो बात आती है वो राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। पहला जो शब्द आपका आता है उस शब्द का नाम है राज्यपाल। तो आप डिटेल से देखेंगे भारत के राज्यपाल के बारे में, आपके पास क्या क्या जो शक्तियां हैं और आप उसको कैसे पढ़ोगे। तो आपका पहला शब्द आ गया राज्यपाल। देखो राज्यपाल के बारे में जो आपके पास से शक्तियां हैं या उन पर क्या आपके उपबंध आते हैं, किस तरीके से आते हैं, तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ये बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है कि राज्यपाल। अब देखो राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष है, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष है। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। अच्छा, राज्यपाल का पद है कौन से में है? संविधान का भाग कौन सा है? संविधान का भाग 6, और संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद कौन सा है? 153 से 167। राज्य कार्यपालिका के राज्यपाल का पद कहाँ से है? राज्य कार्यपालिका कहाँ से है? 153 से 167 के अंतर है। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? तो उसका संवैधानिक अध्यक्ष तो होता है राज्यपाल, कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद होता है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बाद होता है राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता। तो पहले नंबर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जिसको कहते हैं। ये सब लोग जो होते हैं, ये सब लोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 से 67 तक हैं, और इसे राज्य कार्यपालिका कहा जाता है। भारत में राज्यपाल का पद है वो कितने के अनुच्छेद में है? 153 के अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, तो आप संविधान का अनुच्छेद 153 के अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है? राज्यपाल के पद का सृजन है। राज्यपाल के पद का सृजन है, राज्यपाल के पद का सृजन है या उसके अंतर्गत आता है। 7वें संवैधानिक संशोधन में यह भी कहा गया कि अगर विषम परिस्थिति हो, यानी 153 में यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, और वो 7वां संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ? 1956 में। कब हुआ? 1956 में। और इस 7वें संवैधानिक संशोधन में ये बात कही गई है, ये कहा गया कि 7वां संवैधानिक संशोधन है उसमें अगर विषम परिस्थिति हो तो एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो उसमें क्या? एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
तो कहने का मतलब अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद का सर्जन, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बात वहां पर यानी इसके रूप में दी गई है। फिर दूसरे नंबर की बात यह है राज्यपाल की नियुक्ति का कितने में होती है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 में होती है। अनुच्छेद 155 में भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की क्या करता है, नियुक्ति करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर करता है। ये जो नियुक्ति किसके आधार पर करेगा, संघीय मंत्री परिषद, और संघीय मंत्री परिषद के साथ वो किससे परामर्श लेगा, प्रधानमंत्री से परामर्श लेगा। उसके बाद 153 में वो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल का पद 153 में है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 में ये कहा गया कि अगर विषम परिस्थिति हो तो ऐसी स्थिति में एक राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये बात यहाँ पर की गई है। और राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति में। लेकिन जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, देखो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह उस राज्य का नहीं होना चाहिए, उस राज्य का नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह उस राज्य का नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। बच्चों मानता हूँ किताबी लैंग्वेज हमें भी पढ़ानी पड़ती है, लेकिन जैसे ये हुआ कि जैसे राजस्थान में जिस मुख्यमंत्री कोई भी है, आज गहलोत है और वहाँ पर कौन है, अशोक गहलोत के अलावा वो है आपके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी, तो मोदी और अशोक तो विपरीत पार्टी के हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि वो उसकी स्वीकृति से उसको नहीं भेजता। 156 के अंतर्गत अगर उसका कार्यकाल देखा जाए, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल है, वो राज्यपाल का कार्यकाल कितने में, अनुच्छेद 156 अनुच्छेद 56 में उसका 5 वर्ष माना जाता है। लेकिन नहीं, आपको नोटेड बिंदु यह है कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, जिसको हम साधारण रूप से कह सकते हैं कि राज्यपाल है वो अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। इसलिए हम कह सकता है कि भारत में राष्ट्रपति है वो, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। 5 वर्ष वाली नहीं है, वैसे लिखते हैं लेकिन वो प्रसाद पर्यंत बनता है। वो चाहता है 6 चाहे तो 6 साल है, 10 चाहे तो 10 साल। फिर देखिए 157 के अनुच्छेद में राज्यपाल की योग्यता है, 157 के अनुच्छेद में राज्यपाल की योग्यता है। किसकी योग्यता है, राज्यपाल की योग्यता। अब और तो वो की वही है जो राष्ट्रपति की है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, वो विधानमंडल या देश की संसद का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं है। जिस बच्चे को, मैं आपको एक क्लियर कर दूं बेटा, आपको एक ही बिंदु याद करना है, उम्र का बिंदु याद करना है कि भारत में वोट देने की उम्र 18 साल है, भारत में चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल है, लोकसभा और राज्य की विधानसभा की उम्र 25 साल है, राज्यसभा और विधान परिषद की उम्र 30 साल है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी उम्र 35 साल है। हाँ, प्रधानमंत्री और उनके लिए उम्र नहीं है, वही 25 वर्षीय है। तो ये बात याद रखना, वोट देने की 18 साल, चुनाव लड़ने की 21 साल, MP मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, MLA जो मिनिस्टर ऑफ असेंबली, उसके बाद यानी राज्यसभा के 30 और उनके लिए 35, और कोई परिवर्तन नहीं है, सभी की जो योग्यताएं वो समान होती है। फिर देखिए 159 के अनुच्छेद के अंतर्गत उसको उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल को, जो राज्यपाल है, राज्यपाल को पद की शपथ जो है 159 के अनुच्छेद में दिलाई जाती है, 159 के अनुच्छेद में दिलाई जाती है। तो यानी कि भारत का जो 159 का अनुच्छेद है उसके अंतर्गत राज्यपाल पद की क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है, और उस शपथ में वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वर्तमान में राज्यपाल को कितना पेमेंट मिलता है, 3,50,000 रुपये राज्यपाल को क्या मिलता है, वेतन मिलता है, और उसको गाड़ी है, बंगला है,
सब जो राष्ट्रपति की तरफ है उसको राज्य में क्या होते हैं, फ्री होते हैं। एक जो भी कार्य करता है राज्यपाल या घोषणा करता है उसको उच्चतम न्यायालय के उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। फौजदारी मामला उस पर नहीं चलाया जा सकता जब तक वो पद पर है। दीवानी मामले की उसको 2 महीने पहले क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। ये राज्यपाल के पास यानी क्या है कि वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि जैसे मान लो कि जो राज्यपाल है उसके पास कई ऐसे अधिकार हैं जो अलग से हैं, क्योंकि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। लेकिन जैसे दुर्गा प्रसाद बसुआ उनके शब्दों में लिखा गया है कि थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीति, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर राज्य में वही स्थिति राज्यपाल की है जो देश में किसकी है, राष्ट्रपति की है। तो आप एक बात ऐसा कह सकते हो कि दुर्गा प्रसाद बसु ने लिखा है कि राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ 3 मामलों को छोड़कर, सैनिक, कूटनीतिक और संकटकालीन। अगर 3 मामलों को छोड़ दिया जाए, सैनिक, कूटनीतिक के मामलों को, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है उनकी बराबर की क्या है, शक्तियां हैं। ये तो इसके रूप में आपकी आती है। अब राज्यपाल की जो कुछ शक्तियां हैं, और राज्यपाल की शक्तियों में जो पहले शक्तियां आती हैं वो शक्तियां कार्यपालिका की संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, ये पहले नंबर पर आती है कि भाई जो कार्यपालिका संबंधी जो कौन कौन सी शक्तियां हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्ति अनुच्छेद 154 में है, अनुच्छेद 154 में है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां वो अनुच्छेद 154 में दी गई है। कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राज्य कार्यपालिका का वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा उसके परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वैसे तो बच्चों मैं एक ही बात जानता हूं कि कार्यपालिका की संबंधी शक्ति जो मैंने पिछले पाठ में आपको ये पढ़ाई थी राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की तो मैंने पढ़ाई थी केंद्र में, और वहां राष्ट्रपति की जगह तो लिख दो राज्यपाल, और प्रधानमंत्री की जगह लिख दो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री लिख दिया। और जहाँ राष्ट्रीय लोकसभा, वहाँ के लोकसभा की जगह लिख दो विधानसभा, और संसद की जगह लिख दो विधानमंडल। अगर जिस बच्चे ने अपने मस्तिष्क से काम लिया और ये 4 परिवर्तन कर दिए, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि उस बच्चे के किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको 154 में यही लिखना है कि भाई राष्ट्रपति वाली जगह राज्यपाल लिख दो, विधानसभा, लोकसभा की जगह विधानसभा लिख दो, राज्यसभा की जगह विधान परिषद लिख दो, संसद की जगह विधानमंडल लिख दो। बस थोड़ा सा अनुच्छेदों का फर्क है, बाकी बराबरी आ सकती है। केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है, फिर उसके परामर्श से मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, वो ही चीज है। राज्य में मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, अब पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है 163 के अनुच्छेद में, फिर मुख्यमंत्रियों के साथ जो मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद को यानी उसके विभाग देते हैं उनकी नियुक्ति करता है। उसके अलावा जैसे देश में महाधिवक्ता है, संघ लोक सेवा आयोग है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो उसको उल्टा कर दो, जैसे मान लो कि राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, और राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति के साथ साथ राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोकायुक्त, तो राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग जो है, राज्य लोक सेवा आयोग जो है, सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति का, हाँ ये जरूर है भाई, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श से होती है, लेकिन राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है। नियुक्ति उसको राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसको वो क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। तो देखो देश में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय महाधिवक्ता, राष्ट्रीय लोकायुक्त, राष्ट्रीय संघ लोक सेवा आयोग, उसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों की नियुक्ति करता वहां से। लेकिन यहाँ राज्य लोकायुक्त, राज्य संघ लोक सेवा आयोग, राज्य महाधिवक्ता और राज्य के राष्ट्रीय जो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको राष्ट्रपति के परामर्श से क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। ये बात यहाँ पर आती है। लेकिन अगर भारतीय संविधान का जो एक अनुच्छेद है 356, और 356 के अनुच्छेद में एक प्रावधान है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र जब विफल होता है तो उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर क्या किया जाता है, वहां पर
राज्यपाल का प्रतिवेदन जाता है, यानी राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन के ऊपर वहाँ पर संकट काल की क्या की जाती है, घोषणा। और वो संकट काल की घोषणा भारत के संविधान के आर्टिकल कितने में की जाती है, 356 में की जाती है। ये बात वहाँ भारत के संविधान में क्या होती है, लागू होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 राज्यपाल मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना प्राप्त करता है, मार्गदर्शक और अभिभावक होता है। यानी जब देश का राज्य का जो राज्यपाल है वो उस राज्य के मुख्यमंत्री से, उस राज्य की मंत्री परिषद से, उस राज्य की विधानसभा से जो कार्यशैली हो रही है उसका मार्गदर्शक के रूप में होता है, और उससे बार बार जो वहाँ से जो सूचनाएं आती हैं उन सूचनाओं को वो प्राप्त करता है। फिर उसके बाद में एक बात आती है कि राज्यपाल के पास विधायी शक्ति कौन कौन सी प्राप्त हैं, या भारत का जो राज्यपाल है उसके पास विधायी शक्तियों के रूप में कौन कौन सी शक्तियां मौजूद हैं। तो आप यानी कि दूसरा बिंदु देखिए कि विधायी शक्तियां जो राज्यपाल के पास कौन कौन सी हैं। पहले नंबर, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और राज्य विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, सत्र अवसान करना, स्थगित करना, विधानसभा को भंग करने का अधिकार 174 में किसके पास है, राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल क्या करता है, एक तो पहला शब्द तो ये क्या, वो अधिवेशन बुलाता है। एक बात तो ये बुलाता है, जब सत्र शुरू होता है सत्र का अंत होता है तो यानी सबसे पहले आता है सत्र अवसान और शुरुआत। अवसान शुरुआत कौन करता है, राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होती है। फिर दूसरी चीज होती है कि विधानसभा को भंग कौन करता है, तो विधानसभा को जो भंग करता है वो 174 के अनुच्छेद में कौन करता है, राज्यपाल ही उसे क्या करता है, भंग करता है। फिर वो विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त रूप से भी संबोधित करता है, वही वहाँ ऊपर वाली शक्ति है। संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधित करता है, अलग अलग अधिवेशन को भी संबोधित करता है। राज्यपाल 1/6 सदस्य जो कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे निपुण हो और समाज सेवा में निपुण हो, 1/6 सदस्य राज्यपाल कहाँ मनोनीत करता है, विधान परिषद के अंतर्गत मनोनीत करता है। कोई भी विधेयक जब प्रस्तुत होता है और वो विधानमंडल में पारित होकर आ जाता है तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करके उसको अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। लेकिन जैसे आपने 123 का अनुच्छेद पढ़ा था और 123 के अनुच्छेद में आपने ये पढ़ा था कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो उस समय भारत का राष्ट्रपति संसद अधिवेशन नहीं चलने पर क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। और वो उस समय कानूनी प्रक्रिया को व्यवस्थित चलाने के लिए करते हैं। अगर उस अध्यादेश को 7 सप्ताह में स्वीकृति मिल जाती है तो वो कानून बन जाता है, अन्यथा ऑटोमेटिक ही हट जाता है वो। तो उसी तरीके से राज्य में जो राज्यपाल होता है, राज्य का जो राज्यपाल होता है वो अनुच्छेद 213 में क्या करता है कि वो एक जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है या विधानमंडल का सत्र आयोजित नहीं होता है तो विधानमंडल के सत्र आयोजन के दौरान क्या होता है कि वो एक कानून पारित करता है, अध्यादेश जारी करता है, जो आर्टिकल कितने के अंतर्गत है, 213 में। तो अनुच्छेद 123 है जहां पर अध्यादेश जारी किया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत विधानमंडल का जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस समय वो यहाँ पर क्या पारित करता है, एक कानून पारित करता है। अगर जब सत्र दोबारा होता है तो उसको अगर जब कानूनी रूप दे देते हैं तो वो कानून बन जाता है, अन्यथा वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है, हट जाता है। ये जो शक्तियां हैं ये शक्तियां आपकी किसके पास है, राज्यपाल। अब राज्यपाल की 2 शक्तियां बच गई, विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। ये सारी चीजें और मुख्यमंत्री वाली जो चीजें हैं वो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो आज वाले टॉपिक में आपने पढ़ा विधानसभा की शक्तियां और विधान परिषद की शक्तियां आपने पढ़ी हैं, और उसके साथ राज्यपाल पद का सृजन और राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां और विधायी शक्तियां, इन 2 शक्तियों के बारे में आपने उल्लेखित किया है या आपने अध्ययन किया है। अब बच्चों आप इसको थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे और इनमें भी जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, 1/6 सदस्यों का मनोनयन अध्यादेश क्या होता है, 213 का अनुच्छेद क्या है, ये सारे कंपैरिजन आप करोगे तो ये वैसे अगर मनन करोगे तो 174 में वो विधानसभा को भंग करता है, 153 में राज्यपाल का पद है, 155 में उसकी नियुक्ति है, 156 में उसका कार्यकाल दिया हुआ, 103 उसके बाद 174 में विधानसभा को भंग करता है, 213 में अध्यादेश जारी करता है। तो ऐसी
कुछ प्रक्रियाएं बनेंगी जिसमें आप इसे बहुत बेहतर तैयार कर सकते हो। तो जहां तक मैं सोचता हूं कि इन सारे बिंदुओं का अगर आप मनन करोगे तो बहुत अच्छा होगा। आपको कंपटीशन में पूछेगा कि 7वां संवैधानिक संशोधन क्या है, राज्यपाल पद क्या कहाँ से सर्जित हुआ है, राज्यपाल और राष्ट्रपति में क्या फर्क है, दुर्गा प्रसाद बसु ने क्या कहा, ये सारी चीजें आपके बहुत अच्छी तरीके से आएंगी। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो इन टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मनन करेंगे, पीडीएफ को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। और कल 3 जुलाई की जो हमारी क्लास होने वाली है एसएसटी की, उस 3 जुलाई की क्लास में हमारा टॉपिक होगा, पहले राज्यपाल की बची हुई शक्तियां होंगी और उसके बाद में मुख्यमंत्री के बारे में हम डिटेल से बनाएंगे। और लास्ट एंड फाइनल वीडियो होगा वो होगा उच्च न्यायालय, इसके साथ पॉलिटिकल पूरी हो जाएगी। जय हिंद, जय